आज है लेक्चर नंबर 3 यूनिट डायमेंशन का और हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें दो टाइप ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सीख लिया था हम लोग ने। एक चीज कन्वर्ट करना किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, और दूसरा हमने क्या सीखा था, चेक करना किसी भी रिलेशन को कि वो सही है कि नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम चेक कर लेते थे कि जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है या नहीं है। अगर एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर नहीं होता है तो वो इक्वेशन गलत माना जाता है। यही सीखा था इसमें। अब ये जो आखिरी वाला है इसमें कह रहे हैं अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। मतलब दो तीन क्वांटिटी हमें मिल गई, अब हमें फॉर्मूला बनाना है। पिछले वाले केस में फॉर्मूला पता था, बस हम उसको चेक कर रहे थे कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक, एक बात हो गई। इस वाले केस में फॉर्मूला भी नहीं पता, हमें सिर्फ एक साइड पता रहेगा और हमें फॉर्मूला बनाना होगा। तो इससे हमने जो सीखा था उसी चीज को एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए इस वाले केस में, क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो यहाँ क्या है भैया, एक्यूरेसी चेक करनी है। तो इसमें क्या सिखाया था मैंने कि ये अगर इक्वेशन सही है तो जो एलएचएस का डायमेंशन होगा वही आरएचएस का डायमेंशन होना चाहिए। यही सिखाया था ना मैंने। ठीक, तो इसका मतलब है इसको अगर करेक्टली चेक करना है तो ये है टाइम। पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन है टाइम पीरियड का, तो टाइम का डायमेंशन तो भैया टी ही होगा ना। अगर हम आरएचएस में क्या किया, हमने पूरे सारे सबके डायमेंशन पुट किया और सॉल्व करके अगर डायमेंशन में टी बचेगा तो ये सही है, नहीं तो गलत। तो ये पूरा मैंने ड्राइव किया था। कैसे किया था देखो, यहाँ पर ये 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, रूट में है तो मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया। फिर एल क्या है, लेंथ, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। यही है ना, सिंपल सा। फिर मैंने क्या किया, जी का मतलब एक्सेलरेशन का मैंने डायमेंशन पुट कर दिया, तो वो क्या आ गया, एल टी माइनस 2, यही तो आया था। और इसका पावर कितना है, 1/2। फिर हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, ये वाली, बेसिक पढ़ा था 9th क्लास में, x की पावर m होल पावर n। पावर क्या होती है इस केस में, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी पावर होल पावर कितनी थी बॉस, 1/2। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और t की पावर क्या हो जाएगी, -2 into 1/2। गेटिंग? तो यहां लिख देता हूं वापस से, जिनको उस दिन समझ नहीं आया वापस समझ लो। ये तो समझ में आ रहा है ना अब जो मैं बोल रहा हूं। फिर ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, यहां बचेगा क्या, -1, है ना बेटा, क्लियर है। अब ये -1 आ गया, ये l की पावर 1/2, और न्यूमरेटर में भी देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, l टू द पावर 1/2। तो इसको मैं काट सकता हूं बॉस, बचेगा क्या, 1/t टू द पावर -1। इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा। अरे ये तो सही हो गया, क्योंकि आरएचएस का डायमेंशन भी वही है जो एलएचएस का है। तो इस तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग ने यूज करी। इसको वापस से स्टेप वाइज मैनर में सीख लो, ठीक है। ऐसे ही इसका यूज करते हैं, गेटिंग। अब जो थर्ड क्वेश्चन जो इसमें दिया मैंने, जो होमवर्क था, कोई बात नहीं कर पाए, मैं करवा रहा हूं। क्या लिखा है, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, पहले से बता दिया, क्वांटिटी डिफाइन कर दी, किसका फॉर्मूला बनाना है। क्वेश्चन समझने का स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले समझ लो किसका। तो क्योंकि कुछ नहीं पता होगा तो हम डायमेंशन एनालिसिस वाला सेकंड वाला पॉइंट यूज नहीं कर पाएंगे। पहले से पता है टाइम का निकालना है, टाइम का फॉर्मूला बनाना है ना, तो कुछ भी बनेगा वो t = बनेगा। तो एलएचएस का डायमेंशन क्या होगा भाई, यही होगा ना, t होगा। अब हम लोग जो फॉर्मूला बनाएंगे उसको इस तरीके से बनाना है कि सारे डायमेंशन पुट करने के बाद जो बचे वो क्या बचे, सिर्फ, तभी तो ये प्रूफ होगा। गेटिंग? समझ में कुछ आया कि यार मुझे नहीं पता इनका क्या करना है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे बस इतना बेसिक सीखने को मिला सेकंड पॉइंट से कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बस उसी बात को पकड़ के रखो, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। चलो, इसके बाद हमें कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं कि जो ये टी का फॉर्मूला बनेगा, ये टी का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, लिखा हुआ, पढ़े इसको ध्यान से, पढ़ते साथ में, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है। जरा डांट पड़ गई तुम लोग को, सबके चेहरे ऐसे सीरियस हो गए, पहचान में नहीं आ रहे ये सारे सेम बच्चे हैं क्या। चलो कभी कभी जरूरी है डूज लेना। टी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन द, देखो क्या कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ये जो फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये कहां सीखा था हम लोग ने, 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है, दो मास अगर हैं m1 और m2, इनके बीच में अगर इनके सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, अगर r है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है F = g m1 m2 अपॉन, ठीक। लेकिन ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, हमें क्या चाहिए था, कैपिटल G का फॉर्मूला ना, तो हमने कैपिटल G का फॉर्मूला बना लिया। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया, T is directly proportional to G,
ये समझ में आ गया, पावर a क्यों लिखा। अब मुझे क्या पता वो g स्क्वायर है कि g क्यूब है या g की पावर 1/2 है, नहीं पता है ना, तो मैंने क्या कर दिया, पावर a लिख दिया, इसको 1 कर देंगे, अगर g होगा तो अंत में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो अभी मुझे नहीं पता तो मैं रिलेशन बना रहा हूं, तो रिलेशन में जितनी चीजें मैं पढ़ूंगा उसके सामने वो लिखता जाऊंगा, क्योंकि यहां क्लियरली लिखा हुआ डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन सब का वर्ड का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, उसका कह रहे कॉमा करके, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात चल रही है, द मास ऑफ द अर्थ, इसका दूसरा कौन सी क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड, मास पे, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे अगर तुम्हें बच्चों की तरह पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गया सर, फिर इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर, ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 3 क्या, एंड द रेडियस, ये भी कॉमा करके कंटिन्यूएशन में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गेटिंग। तो t टू द पावर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर c, फ्रॉम यहां लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, t will be directly proportional to g to the power a m to the power b and r to the power c, is it clear। अच्छा एक और ट्रिक सिखाएं, अगर नहीं समझ में आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परेशान होना ही नहीं है, क्यों, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मान लेते हैं तुम कह रहे हो सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, आपने गलत कर दिया, तो मैंने कहा कि c की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे माइनस होना जाएगी, नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, देखो कितना आसान बात है, जैसे मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये क्या आएगा ज्यादातर, अगर डायरेक्टली में लिखना है तो r की पावर यही तो आएगा ना, इन द एंड अगर मैंने कुछ गलत लिया होगा तो वहां ऑटो पावर क्या करेगी, एडजस्ट कर देगी चीजों को, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, बस क्या करना है, फटाफट इस फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट इट, ठीक है। एम क्या है, आपको जो सेकंड वाला रिलेशन है ना, एक्चुअली उसको हल्के में लोगे, वही सबसे ज्यादा काम आएगा, बार बार वही काम आएगा, मतलब कौन सा, एलएचएस का जो डायमेंशन होगा सर, वही आरएचएस का डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड वाले में जाके हम लोग एक पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। यहां क्योंकि एक टर्म ऐसा आ गया है जो कि बार बार आपके दिमाग को परेशान करेगा, ये होमोजेनिटी होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो होमोजेनिटी प्रिंसिपल, फटाफट हेडिंग डाल लो होमोजेनिटी प्रिंसिपल, मैं यहीं पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूं और आपको लिखवा देता हूं, जो मैंने बताया है सेम चीज लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, सिंपल है, लिखिए इसको अच्छे से, क्या लिखेंगे, क्या सिखाया था मैंने, किसी को याद है, लिखिए अकॉर्डिंग टू, डबल सी होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ, dimensions of each of the term of each of, अगर राइटिंग समझना है तो पूछ लेना, of the terms of a dimensional equation, of a dimensional equation, dimensional equation क्या होता है, कौन बताएगा, किसी को याद है, यस, Q is equal to m, अरे कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, गलत बताने में प्रॉब्लम नहीं है, अटेम्प्ट करना है, ब्रैकेट Q is equal to ब्रैकेट m, क्या ब्रैकेट q स्क्वायर ब्रैकेट q क्या रिप्रेजेंट करता है, q फॉर क्वांटिटी होगा सर, उसके बाद व्हाटएवर जो उसका भी डायमेंशन होगा, मान लेते हैं क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, m पावर 1 l पावर 1 t माइनस, अरे सर ये तो फोर्स होता है, yes sir, अरे ये तो फोर्स होता है, ये तो मुझे आता है ना, ये तो है डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी
ठीक है। कोई मुझे समझाएगा क्या, कोई इसका एग्जाम्पल बना सकता है? कभी जिंदगी में ऐसा कोई चीज पढ़ा हो जिसमें हम लोग ऐसा निकालते हैं, कुछ इक्वेशन बनता हो? अरे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग ने। इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा था 9th क्लास में। v इज इक्वल टू कुछ 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 कुछ, यस। जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए जरा इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? डायमेंशन पुट कर देंगे ना बस इसका, जस्ट सॉल्व इट। देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला था, इसको रीड करो, बार बार रीड करो। क्या लिखा है? ईच टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt पावर -1। सही बोल रहा हूं? मीटर पर सेकंड होता है सर यूनिट। मीटर फॉर एल पर सेकंड का मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आएगा t-1। इसका क्या हो जाएगा सर? इट इज आल्सो ए वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी lt-1। What is dimension of acceleration? lt-2। And what is dimension of time? That is t। अरे सर आपकी सारी बात दिख रही है होती हुई, सारे टर्म का डायमेंशन तो सेम आ रहा है। कैसे? t की पावर -2 और +1। अच्छा ये भी फॉर्मूला बता ही दो सर। क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है ना, पावर ऐड हो जाती है। t टू द पावर -2 मल्टीप्लिकेशन में t टू द पावर +1, तो क्या होगा? -2 + 1 दैट विल बी -1 lt पावर। अरे सारे टर्म का तो सही है, क्या मैंने सही पढ़ाया? बचा कुछ? सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल आपको बताना है, एक मैंने बता दिया इसी में, यही जो मैंने हेडिंग बोली ना, इसी में कोई भी डायमेंशन का फॉर्मूला बता, कोई भी इक्वेशन बताओ। 3 इक्वेशन होते हैं ना, एक मैंने बता दिया, 2 आप बता दीजिए। किसी को याद है? अच्छा ये बता दो, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं? कौन कौन से? अब देखो क्लास 9 पूछेंगे तब भी, क्लास 9 है ये। चलो अच्छा कोई ऐसी हेडिंग पे जिसकी बता दो जो तुम्हें आती है पूरे अच्छे तरीके से, जिसमें तुम डरो नहीं बताने से पहले। उसको दो, हाँ पी लो, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 लिखिए, लिखिए कोई बात नहीं। एग्जांपल नंबर 2 लिखिए। v² - u² = 2as। चलो इसका डायमेंशन एनालिसिस करो, चेक करो क्या मैंने सही लिखा। v का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? डायमेंशन कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ सौम्या। सर lt-1 होल का स्क्वायर। तो आगे बताओ, वो तो समझ में आ रहा है। l2t-2, l2t- क्या सिखाया था? वो फॉर्मूला लिखा हुआ था कहीं यहाँ पर, नहीं लिखा हुआ है क्या? अरे लिखा तो है, तुम देख ही नहीं रहे। m into n। तो इसका lt-1 होता है और उसकी पावर कितनी है? 2 है ना। तो 2 into -1 कितना हो जाएगा? -2, और 2 into +1 कितना हो जाएगा? +2। नहीं बच रहा अभी भी तो हम लिखवा देते हैं, रुक जाओ एक स्लाइड और ऐड करना पड़ेगा। चलो पहले तुम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही सीख लो अभी, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। क्या था भाई सेकंड एग्जांपल? v² - u² = 2as। जल्दी से इसको करिए खुद से।
चलिए देखिए भाई क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 की पावर प्लस 2 एंड ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 पावर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा ना एल टी माइनस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा एल। इज इट क्लियर? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? पावर अंदर चली जाएगी एल टू टी माइनस होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन एलएचएस और एलएचएस में सेम होगा। एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल की पावर टी की पावर माइनस 2 एल टू टी टू द पावर माइनस क्या मैच कर रहा है? दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। शिवांश ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी मुझे बताएं, एक एग्जांपल बचा है जल्दी से बताइए। इसी में एक इक्वेशन है, बुक नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है भाई, तू अपनी किताब में ढूंढ ले, मेरे पास तो मॉड्यूल है इसी किताब में लिखा हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जल्दी बताओ? ये तो ऐसे थर्ड ही है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पीछे लिखा हुआ है, थर्ड ये लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो। हाँ एस इज इक्वल टू ठीक है, एस का क्या हो जाएगा डायमेंशन एल, यू का क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 क्या हो जाएगा टी, हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, ए का क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 ठीक है बेटा क्या होगा एल टी माइनस 2 और यहाँ क्या जाएगा टी की पावर 2, कहाँ ये टी स्क्वायर है ठीक है, ये वाला टी स्क्वायर इसको काट देगा ठीक है, ये -1 ये +1 कट जाएगा, बचेगा क्या? ये हो गए आपके होमोजेनिटी प्रिंसिपल के एग्जांपल्स ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, मेरी बात सुनना ध्यान से। एग्जांपल और पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं जिसमें भी एडिशन के फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है वो सारे होमोजेनिटी प्रिंसिपल के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे कि देखो इसमें फॉर्मूला क्या, देखो एडिशन के फॉर्म में 2 टर्म्स में था ना, आप ज्यादा क्या बोलेंगे, आपको याद है कि फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, अरे और भी तो होते हैं, ये तो आपका सेकंड वाले केस का एग्जांपल है। कौन सा? सेकंड वाले में क्या कर सकते थे हम लोग, इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करते थे, कैसे एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर होता था है ना। इस पूरे केस में सारे फॉर्मूले में टर्म्स हैं, एक से ज्यादा टर्म्स हैं, और उसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऐसे ही फॉर्मूलेस में लगता है जहां पर टर्म्स के फॉर्म में हो, हिस्से हो कई ढेर सारे ठीक है। ऐसे केसेस के लिए तो कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो जो याद हो आपको। तो गलत इंपॉर्टेंट क्या है पता, डांट क्यों पड़ी आज हम लोग को इतनी ज्यादा, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट सही है और गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कितना आप रिस्पॉन्सिव हो क्लास में ठीक है। चलो ये करते हैं, सोच के आना अगली क्लास में ठीक है, अगली क्लास में सोच के आना ठीक है, नहीं तो किताबों में ढूंढ लेना, फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में ढूंढ लेना, उसके बाद ढूंढ लेना, कई जगह पर लिखे हुए हैं ढेर सारे फॉर्मूले ठीक है। एक बर्नौली प्रिंसिपल होता है ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लिमिट, एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछते हैं, क्या कुछ रिलेशन होता है क्या ये मून का, मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेन देन नहीं है, ये 9th क्लास का ही है, उसी किताब में लिखा हुआ है। मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो अर्थ पे होती है उससे कितने टाइम्स कम होती है? ठीक है चलिए, दिमाग काम कर रहा है अभी भी आपका, गुड। चलिए ये करते हैं, तो t is directly proportional to g to the power a m to the power what is it b and r to the power c। हमें मास का डायमेंशन जानने की जरूरत तो है नहीं, r का डायमेंशन जानने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि r क्या है नथिंग बट लेंथ है ना। सिर्फ किसकी प्रॉब्लम है, g की प्रॉब्लम है ना, और हम लोग ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला बना लिया, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या इसका यूज करके फटाफट बना लें। तो f का डायमेंशन क्या होगा, कौन बताएगा? f का बताओ, m n t minus 2 एंड r तो सर l होगा, l का स्क्वायर
डिनोमिनेटर में मास इंटू मास है m टू द पावर 2 हो जाएगा। सिंपल है। तो एक m यहाँ से ऊपर से ऐसे कट जाएगा, बचेगा एक m नीचे जो कि ऊपर आएगा m की पावर -1। l प्लस 1 था और m ये पावर 2, तो कितना हो जाएगा l क्यूब। तो डायमेंशन क्या बन जाएगा बताओ भाई, m पावर -1 l पावर +3 t पावर -2। ठीक है, then t will be directly proportional, मैं डायमेंशन के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2a, एंड देन यहाँ पर क्या जाएगा m टू द पावर b, फिर l टू द पावर c। ठीक है, ठीक है, चलो सबको सारे जो मास वाले टर्म्स उनको एक साथ कर लेते हैं, एल वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और टी वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। अब इसको जरा हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अगर अलाउड हो तो? सही है, सही है। थोड़ा चला देंगे, ठीक, फिर बंद कर देंगे। जैसे फैन चल रहा है, देखो यहाँ क्या जाएगा, देखो m के फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ m को अलग कर लो। -1 है, पावर कितनी है ये, तो -a लिख दूं मैं इसको। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बार बार याद करवा रहा हूँ। फिर l को अलग कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पहले m वाले टर्म्स लिख लेते हैं। m की पावर b लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर बचेगा l की पावर 3a लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, l की पावर c लिख सकता हूँ मैं। ठीक है दीपक, ठीक। फिर यहाँ पर t की पावर क्या -2a लिख सकता हूँ मैं। इतनी चीजें अलाउड है? ध्यान से देख लो, पहले सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए आपको, फिर बाद में मत कहना, क्योंकि मैं तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा इसी के ऊपर। एक एक स्टेप एकदम आराम से समझ लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सही है, सही है एवरीवन? ठीक है शिवांश, ठीक। देखो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर m इंटू x की पावर n वाला, पावर ऐड हो जाएगी, है ना। यहाँ क्या जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर +1। यहाँ क्या आएगा, m की पावर -a प्लस b। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, l की पावर +3a, फिर प्लस c, और फिर t की पावर। इज इट क्लियर? ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपके टेस्ट में अगर नहीं हुए तो मुझसे पूछ लेना अलग से, नहीं तो सेशन लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब मुझे बताना ध्यान से, जितनी मास की पावर, देखो इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ द पावर। ठीक है, बहुत साइड आप कंपेयर करते हो, सेम क्वांटिटी की जो पावर्स हैं उनको इक्वेट किया जा सकता है, ये रूल होता है। ठीक है, कंपैरिजन का रूल होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इधर 0 है, इधर क्या है -a, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, -a + b = 0, तो a = b लिख दूं मैं। ठीक है, सही है? नहीं, माइनस कटेगा नहीं, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस a = b = a लिखो या a = b लिखो, बात एक ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट l की पावर देखो, तो इसका मतलब 3a + c = 0। इज इट क्लियर? देन 1, तो -2a = 1 और a = -1/2। बहुत क्लोज आ चुके हैं, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो देखो तुम्हें a पता चल गया, तो इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल चुका है, b पता चल गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 a एंड b = क्या हो जाएगा, -1/2 सौम्या। ठीक है, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c = -3a। ठीक है, कैसे किया, इधर देखो, तो ये को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, c = +3/2। अब फॉर्मूला बताओ क्या होगा, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c in the main equation, that is t directly proportional to m to the power g to the power a
m to the power b and r to the power c. So it will directly proportional to g की वैल्यू कितनी आ गई, g to the power -1/2, m to the power -1/2 and r to the power plus 3/2. It means root g and root m will be in denominator. कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा. तो अगर ये डिनोमिनेटर में होगा तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power 3/2 अपॉन अंडर रूट g इंटू m. सही कर दिया मैंने? ठीक है. यहाँ तक फिर से 2 बार देख लो, एक एक स्टेप देख लो. आखिरी वाला स्टेप में अभी और कुछ चेंज आएगा. हाँ भाई निहारिका, समझ में आया? क्या आया समझ में? अगर नहीं आया तो पूछना पड़ेगा ना. क्या नहीं आया समझ में, बताओ. क्या क्या आ गया? अच्छा बताओ, क्या बताया मैंने? तुम्हें आ गया समझ में? तुम लोग थोपड़े कुछ और बता रहे हैं और तुम लोग कुछ और बता रहे हो. तुम लोग कह रहे हो आ गया, और मुझे लग रहा है आपको नहीं आया. आ गया? फाइनल में पूछ रहा हूँ, आ गया? तुम्हें आ गया? ऐसा कंक्लूड करना अभी तुम आखिरी स्टेप से. ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट, जल्दी नोट करो. हो गया नोट? सबका हो गया? जल्दी नोट करो. हो गया नोट? ठीक, देखो भाई यहां से क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं अगर, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r क्यूब अपॉन अंडर रूट gm. मैं इसको दोबारा से लिखूंगा, बस मैं इस पेज पे क्योंकि कुछ चीजें लिख दी हैं तो इसको अगले पेज पे दोबारा से करेंगे. ये क्या किया मैंने, ये कैसे कर लिया, r क्यूब का रूट कैसे बना दिया. हमने प्रॉपर्टी बेसिक वाली यूज करी है. अगर किसी क्वांटिटी की पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को. इसी तरीके से अगर पावर मल्टीप्लिकेशन में तो उसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर 3/2 को 3 into 1/2 के फॉर्म में देख लिया. तो ये 3 अंदर आ गया और 1/2 बाहर चला गया. वापस से देखते हैं तो फाइनल फॉर्मूला ऐसा था, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power 3/2 अपॉन अंडर रूट g into m. ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power 3 into 1/2. ठीक है, अपॉन मैं सारे स्टेप्स यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ. r की पावर 3 इसकी होल पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट gm, and then last I can write it like this. और इसको भी सिंप्लीफाई करें अगर, होल रूट r क्यूब अपॉन gm. कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें अगर प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल लगाएं हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा. यहाँ पर मैं आपको लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस बता रहा हूँ. लिमिटेशन क्या है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू अगर मैं बता दूं तुम्हें ये पता चल जाएगी. लेकिन अगर तुम्हें नहीं बताया, अगर तुम्हें सिर्फ डायमेंशन से आते तो कभी फॉर्मूला बना पाओगे? नहीं बना पाओगे. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायमेंशन एनालिसिस में. ये कभी भी एक्यूरेट रिलेशन नहीं बना सकता. ये हमेशा कुछ डिपेंडेंसी शो कर सकता है कि t डिपेंडेंट करता है इस पे करता है, ये बता सकता है, लेकिन इक्वल टू वाला क्वेश्चन नहीं बना पाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कांस्टेंट है ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अनटिल हमें उसके बारे में नॉलेज हो. ठीक है, तो यही लिमिटेशन होती है इसकी डायमेंशन एनालिसिस की. दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला आई एम राइटिंग. तो व्हेन यू विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी देन देयर विल बी वन कांस्टेंट दैट इज 2 पाई. ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है. ये मैंने आपके लिए बता दिया कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिलेगा. ठीक है, समझ में आया? आगे समझ में? रिवीजन करना पड़ेगा 1-2 बार, तब शायद आपको बेटर तरीके से आएगा. ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस का 3 केसेस. अब हम लोग 4th केस पढ़ेंगे. उससे पहले देख लीजिए किसी प्रकार का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसके डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास. ठीक है, आज के लिए इतना है.